थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू मैम। थैंक यू। और आप अभी कहाँ से आ रहे हैं? पटना सिटी से मैम। पटना सिटी से। यस। पटना सिटी से जुड़ी हुई कुछ खास बातें बताइए। पटना सिटी का अगर मैम हम देखें तो प्राचीन से लेके मध्य से लेके आधुनिक तक में इसका काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर प्राचीन भारत की हम बात करें अगर, तो पटना सिटी में बहुत सारे जो सम्राट अशोक से जुड़े हुए चीज़ थे उन चीज़ों की प्राप्त हुई। और अगर मध्यकालीन की अगर हम बात करें तो मौर्य साम्राज्य के पश्चात वहाँ पे जो भी उनके दरबारी जो डिज़ाइन करते थे, जो पिक्चर बनाते थे, वो पटना सिटी के ही दीवान मोहल्ला मछहट्टा में रहे। और अगर हम आधुनिक काल की बात करें तो पटना सिटी में ही सबसे पहले जो है स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई थी। जो पीर अली थे, एक बुक विक्रेता थे जो गुड़ता में ही रहते थे। ठीक है, बहुत अच्छी बात आपने बताइए से जुड़ी हुई। आपका स्नातक किससे रहा है? मैम इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स से। यस। ऑप्शनल आपका? इकोनॉमिक्स मैम। स्नातक मैम कॉमर्स से, सॉरी। अच्छा, कॉमर्स आपका स्नातक रहा है और ऑप्शन आपका इकोनॉमिक्स का है। तो मैं आपसे पहले किससे प्रश्न करूँ, इकोनॉमिक्स से या फिर बीकॉम से जो आपका ग्रेजुएशन का पेपर रहा है? मैम जिनसे भी आप पूछ सकें मैम। ठीक है, चलिए मुझे ये बताइए कि इकोनॉमिक्स से ही मैं पूछना चाहूँगी यस। कि बिहार की क्या भूमिका रही है भारत के विकास में? अगर बिहार की भूमिका देखा जाए मैम तो भारत के पुराने दिनों में अगर हम ब्रिटिश साम्राज्य की बात करें तो उस समय बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। हमारे बिहार से सोरा का उत्पादन किया जाता था जो कि गोला बारूद ये सब बनाने में काम आता था, जिसके पश्चात ही मुगल कालीन के समय से यहाँ पे मुंगेर में जो हथियार का कारखाना भी रहा है जो अभी तक वर्तमान में कार्यरत भी है। और अगर हम अर्थव्यवस्था में अगर बात करें कृषि की या अन्य मिनरल्स की, तो जिस समय झारखंड था हमारे साथ में तो मिनरल्स की बहुत सारी आबादी हमारे पास प्रतिशतता थी। वर्तमान समय के में अगर हम बात करें तो इन सभी की कमी होने के बाद अगर इंडिया के निर्यात में अगर हम बात किया जाए तो 0.5% है। लेकिन अभी हम कृषि की बात करें तो बहुत तेज़ी से हम मखाना और बहुत सारे GI टैग भी मिला है, आम इन सभी में बहुत तेज़ी से उत्पादन कर रहे हैं और इस ओर आगे हम बढ़ रहे हैं। ठीक है, आपने GI टैग की बात की है, तो ये GI होता क्या है? ये ज्योग्राफिकल इंडेक्स होता है मैम, जहाँ पे किसी भी पार्टिकुलर रीजन में जहाँ की क्लाइमेट एक जैसी होती है वहाँ पे विशेषकर एक प्रोडक्ट में जो है उसकी गुणवत्ता कुछ अलग होती है और बाकी वो प्रोडक्ट सभी जगह होते हैं लेकिन वहाँ पे उनमें कुछ खासियत अलग होती है। जैसे अगर हम बात करें लीची, तो लीची सभी जगह होती है लेकिन मुजफ्फरपुर के लीची में कुछ अलग बात होती है। आप मुझे बता सकते हैं कि बिहार से किन किन आइटम्स को GI टैग मिला हुआ है? मैम कंफर्म पूरा तो नहीं बता पाऊँगा बट अभी हाल ही में जो मिले हैं जैसे पान है मैम, मगही पान, जर्दालू आम है, मुजफ्फरपुर की लीची है, दरभंगा का मखाना है और इसके अलावा और भी है मैम, पूरा मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। दरभंगा के मखाने का नाम अभी हाल ही में चेंज किया गया है। हाँ, मिथिला मखाना किया गया है। मिथिला मखाना किया गया है। अगर आपसे एडवाइस ली जाए कि बिहार में हम लोग किस किस टाइप की इंडस्ट्री को ग्रो कर सकते हैं, आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे? सर प्रमुख मेरा ध्यान कृषि की ओर ही आकर्षित होगा क्योंकि कृषि आधारित यहाँ पे बहुत सारे उद्योग हैं। जैसे अगर मखाना की कॉमर्शलाइज खेती करें तो पूरे विश्व में बिहार हमारा एक लौता ऐसा राज्य है जहाँ पे मखाना की कॉमर्शलाइज बेस पे खेती की जाती है। तो अगर हम उनकी खेती को बढ़ावा दें, बिहार में जो गन्ना होते थे अभी उनकी थोड़ी मात्रा कम हो गई है, अब अगर हम उसको फिर से ये करें तो हमें इथेनॉल हो गया या फिर शुगर मिल हो गए उसको स्थापित करने में मदद मिलेगी। इसके साथ साथ कृषि जनित हम और भी उद्योग की स्थापना कर सकते हैं। ठीक है, आपने इथेनॉल का कहा है, इथेनॉल को यूज़ करने के क्या फ़ायदे हैं? मैम इथेनॉल को एज ए ईंधन के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। जो भी पेट्रोलियम होते हैं उसमें अगर 20% तक मिलाते हैं तो जिससे कार्बन उत्सर्जन काफ़ी कम होता है और उसका कम होने के दौरान एक तो हमारे जो कृषि वेस्ट हैं उसका प्रॉपर ढंग से इस्तेमाल होगा और जो पर्यावरण है उसको हम सही से बचा सकते हैं। ठीक है, मुझे बताइए सर्कुलर इकोनॉमी क्या होती है? सर्कुलर इकोनॉमी मैम, हाँ, सॉरी मैम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। कोई बात तो आपने इकोनॉमिक्स से क्या किया हुआ, ग्रेजुएशन? नहीं सर, ये ऑप्शनल मेरा था। ऑप्शनल है। यस।
अच्छा, इकोनॉमिक्स में आप हमें बताइए कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या बेसिक अंतर है? सर, ग्रोथ और डेवलपमेंट में मूलतः इतना अंतर होता है कि अगर हम ग्रोथ की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ हम पैसे की बात करते हैं कि हम पैसा कितना बढ़ा, और डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वो सर्वांगीण विकास होता है जिसमें पैसे बढ़ने के साथ साथ कुछ और भी देखी जाती है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि। तो बिहार के संदर्भ में आप ग्रोथ और डेवलपमेंट को किस रूप में देख रहे हैं? सबसे ज़्यादा विकास ग्रोथ में हुआ है या फिर डेवलपमेंट में हुआ है? सर, मुझे लगता है कि बिहार में सर डेवलपमेंट हो रहा है सर। लेकिन अभी भी जैसे गरीबी, कच्चा, बेरोजगारी की स्थिति देखी जा रही है, हेल्थ में देखी जा रही है। यस सर। तो हिंदुस्तान में लगभग हेल्थ भी चाहे अन्य सेक्टर में अभी तो बहुत इसका डाउन ट्रोडेन माने नीचे स्तर देखी जा रही है। यस सर। लेकिन ग्रोथ में तो आप तो देखिएगा कि 2-3 साल पहले भी चाहे 2 नंबर पे 3 नंबर पे यस रैंक हमारे पूरे भारत में की स्थिति आ रही है। यस सर। तो फिर किस आधार पे आप कह रहे हैं कि डेवलपमेंट यहाँ पे ज़्यादा हुआ है? अगर पिछले कुछ दिनों की बात करूं सर, तो अभी बिहार में जो हमारे नीति आयोग ने एक रिपोर्ट निकाला है उसके अकॉर्डिंग 18% गरीबी आबादी हमारी अलग हुई है, यानी 18% हमने दूर किया है गरीबी को। तो इस वजह से देखूँ, अगर मैं खर्चे के हिसाब से बात करूँ तो विगत 14 सालों में हमारा स्वास्थ्य में करीबन 16 गुना का खर्च बढ़ा है और शिक्षा के क्षेत्र में 8 गुना। तो इन सब सारे का फ़ायदा समाज को मिल रहा है और धीरे धीरे हमारी लिटरेसी भी बढ़ रही है, हमारी सेक्स रेशियो भी बढ़ रहे हैं। तो इसके आधार पर मैं कह सकता हूँ सर कि हमारा डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक, आपने लिटरेसी की बात की। यस। तो एक होता है लिटरेसी और एक होता है एजुकेटेड। यस सर। तो आप लिटरेसी को बेहतर मानते हैं या फिर एजुकेटेड को अच्छा मानते हैं? एजुकेटेड को सर अच्छा मानते हैं। यस। यानी लिटरेसी बढ़ जाए तो इसका फिर कोई मतलब नहीं रहता है सर, उसका भी मतलब है। अगर लिटरेसी बढ़ जाए तो हम ये कह सकते हैं कि किन्होंने भी अगर अपनी पढ़ाई की तो वो साक्षर हो चुके हैं, बट उनमें कोई स्किल्स की थोड़ी कमी है। लेकिन अगर एजुकेटेड होते हैं तो उन्हें पढ़ाई के अलावा उन्हें हर चीज़ का भी ज्ञान होता है जिससे वो समाज में अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। बेहतर बना सकते हैं। अच्छा, बताइए कि आजकल देखा जा रहा है कि बिहार में प्राकृतिक जो चुनौतियाँ जो है, यस हर साल सरकार प्रयास करती है फिर भी वैसे की जैसी स्थिति तस रहती है। यस। तो उसका हमारे सोशल डेवलपमेंट पर और इकोनॉमिकल ग्रोथ पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है? अगर हम सर प्राकृतिक आपदा की बात करें हाँ, तो बिहार के इकोनॉमिकल ग्रोथ में सर बहुत ज़्यादा हमें डिफ़िकल्ट देती है। कारण ये है, अभी हम वर्तमान में देख रहे हैं सर कि यहाँ पे बारिश अपेक्षाकृत कम हो रही है, जिसके वजह से कृषि हमारी प्रभावित हो रही है। अगर हम नॉर्थ बिहार की बात करते हैं तो वहाँ पे हर साल चूँकि हम नया रोड बनाते हैं, नए बिजली के खंभे लगाते हैं, बट प्राकृतिक आपदा में अगर थोड़ी बहुत भी बारिश हो जाती है तो अपनी नदियों के अपना मार्ग परिवर्तन के कारण वो सारी टूट जाती है और टूटने के कारण हमारी अर्थव्यवस्था को क्षति भी होता है, वहाँ की सामाजिक जान माल की नुकसान भी हो जाती है और हमें काफ़ी हद तक लॉस होता है सर हर चीज़ में। आपने भी जिक्र किया था नीति आयोग। यस। तो ये देखा गया कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार जब सेंट्रल में बदली आपको तो अप्रासंगिक माना गया योजना आयोग को, जिसमें लाया गया नीति आयोग। यस। तो नीति आयोग में एक बात की गई थी आपको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है क्या और ये कहाँ तक सफल है? सर, मुझे लगता है कि हमारा देश जो संघवाद पे आधारित है तो इसमें सर नीति आयोग अपने बातों को पूरा करने में काफ़ी हद तक सक्षम हो रहा है। इससे पहले जो योजना आयोग थे सर उसमें राज्य की भूमिका नगण्य थी, बट नीति आयोग में होता है सर कि जो भी हमारे वित्त मंत्री या जो मुखिया होते हैं राज्य के, उनकी भी राय ली जाती है। हम जानते हैं हमारा देश जो विविधताओं का, यहाँ पे हर जगह पे अलग रीजन है, तो हर जगह के मुखिया ही बता सकते हैं कि उनके यहाँ एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है। तो इनकी भागीदारी ये सुनिश्चित करती है कि इसमें संघवाद बढ़ा है। तो क्या आप मानते हैं कि जो पंचायत के मुखिया जो निर्णय लेता है योजना के संदर्भ में, उसकी बात को सेंट्रल में आपको वित्त मंत्री या फिर नीति आयोग के जो सदस्य हैं उसकी बात को मानी जाती है? सहमत हैं आप इस बात से? सर, हमारे मुखिया कहने से मतलब सर हमारा माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे राज्य के मुखिया हुए, अगर इनकी बात कही जाती है सर नीति आयोग के तरफ में सुझाव रखे जाते हैं तो सरकार सर कंसिडर करती है सर। अच्छा, तो हमने बात किया था कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की। यस। और उसमें ये भी बात की गई है कि पंचायत से भी बात की गई है आपको, स्टेट की तो बात तो चलती नहीं थी।
यस। अब इसमें बात की गई थी कि अब पंचायत की भी अगर बात अगर है तो ऊपर नीति आयोग के मेंबर के पास अगर वैसे मुद्दे जाते हैं तो उसको अगर विचारणीय होगा तो विचार करके उसको भी शामिल किया जा सकता है। ये आपको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात है। तो क्या आप मानते हैं कि आज के डेट में ऐसा सरकार या फिर जो नीति आयोग है कुछ पंचायतों की बातों को अडॉप्ट कर रही है, मान लीजिए? कह सकते हैं सर ऐसा, क्योंकि हमारे पंचायतों में जो भी कार्यक्रम होते हैं, चाहे वो मनरेगा में हो या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना में हो, इसकी सही सही रिपोर्ट दी जाती है सर। और इन्हीं रिपोर्टों को वहाँ पे प्रस्तुत करके कुछ उनमें विचारणीय होते हैं कि किस क्षेत्र में, जैसे हम देखते हैं सर कि सरकार कोई भी देती है तो देती है कि इस क्षेत्र में जैसे एससी के लिए इतनी डेवलपमेंट करनी चाहिए या एसटी के एरिया में इतना डेवलपमेंट हुआ है। तो ये सर रिकॉर्ड तो सर पंचायत के द्वारा ही दिया जाता है और उनको मुखिया को और हमारे जो माननीय सीएम हैं वो नीति आयोग के पटल पे रखते हैं सर। यानी आपका मानना है कि बात मान कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहीं ना कहीं सफल है? जी सर। कुछ काम कर रहे हैं अभी? हाँ सर, वर्तमान में मैं पीएचडी डिवीज़न में सर एज असिस्टेंट अकाउंटेंट सर काम कर रहा हूँ सर। ये अकाउंटेंट आप क्या कार्य देखते हैं, क्या करते हैं? सर एज ए अकाउंटेंट मैं वहाँ पे लेखा संबंधी कार्य को देखता हूँ, जिसमें शामिल होता है समय से जीएसटी फाइल करना या फिर जो मुख्यालय को प्रति माह जो भी प्रतिवेदन प्रपत्र के रूप में जमा किया जाता है कि हमारे पास किस रूप में किस मद में पैसा आए थे और किस मद में खर्च हुए हैं, शेष बैलेंस हमारे पास कितना है, ये सर मुख्यालय को रिपोर्ट करना होता है। और वार्षिक रूप में अंत में सर इसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, जिसे उपयोगिता प्रमाण पत्र कहते हैं सर, वो बना के सरकार को सबमिट करना होता है। तो आप तो ऑडिट करवाए होंगे कई बार? सर एक बार मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, मैं गया था सर के साथ में। क्योंकि आपका अकाउंटेंट का ही मुख्य कार्य होता है ऑडिट करवाना। यस। तो आप ऑडिट, आपको तो और सुविधा होगी, क्या क्या आपको सुविधा होगी जो एज ए ऑडिटर अकाउंटेंट के पोस्ट का आपको क्या फ़ायदा होगा? क्या मुख्य रूप से सर मुझे सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुझे ये होगा कि मुझे पेपर की जानकारी है, जो मैंने अपने कार्यालय में काम किया है या जो ऑडिटर सर ने मांगा था मुझसे और जो दिया गया था, प्रस्तुत किया गया था, तो मुझे पेपर की जानकारी है और उन पेपर की जानकारी मुझे ऑडिटिंग में हेल्प करेगी कि किन किन चीज़ों की ऑडिट में पेपर की ज़रूरत पड़ती है। तो वो सर मुझे मांगने में आसानी होगी या कहीं पे कुछ मिस हो जाएगा तो मुझे पता होगा। अब यूसी का बात किए थे, एसीडीसी क्या होता है? यूसी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट। यस। तो एसी क्या होता है? एसी और डीसी यूसी तीनों होता है? सॉरी सर, मैंने यूसी सर। ठीक है, कोई बात नहीं। तो और बताइए, जैसे आप कैशबुक भी मेंटेन करते होंगे? हमारे यहाँ कैसे करते हैं सर, मैंने देखा है सर कैशबुक। क्या होता है कैशबुक मेंटेन करने, क्या मूल सिद्धांत है? सर कैशबुक बेसिकली जो भी खर्च होते हैं, जो भी बिल का भुगतान होता है, उन सभी की एंट्री उसमें की जाती है, जिससे कि हमें लास्ट में पता चल सके कि हमारे पास क्या बैलेंस है और हमने क्या क्या किस किस मद में खर्च किया है। कितने दिन पे होता है कैशबुक में? क्या होता है, तो क्या वो सिद्धांत है उसका? एक दिन पे करते हैं, डेली क्लोज करते हैं, 10 दिन पे करते हैं, 1 महीना पे करते हैं? सर उसको 1 महीने पर क्लोज करते हैं सर। देखिए सबसे तो और बताइए, आप जैसे ऑडिट के आप करवाए हैं, तो देखिए ऑडिटर के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियाँ आती हैं ऑडिट करते वक्त? ऑडिटर के समक्ष सर जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर कुछ पेपर उनको ना मिले तो वो सही डाटा मिलान नहीं कर पाएंगे, पहला चीज़। दूसरी चीज़ कि अगर किसी चीज़ में मिसमैच है और उसको रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, उनका सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिल पा रहा है, तो वो ये निर्णय ले पाने में असमर्थ होंगे शुरुआती दौर में कि ये सही है या गलत है। तीसरी चीज़ कि हो सकता है कहीं पे वित्तीय अनियमितता बरती गई होगी, तो आखिर वो क्यों बरती गई और किस हद तक की गई, सरकार के नियमों की अनदेखी क्यों हुई और कैसे हुई, ये उनके डिसाइड करने में सर उन्हें थोड़ी सी असमर्थता होती है शुरू में। हाँ, तो आपको ऑडिट करने जाइएगा, कुछ नहीं मिलेगा, डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा, फाइल्स नहीं मिलेंगे, तो आप ऑडिट करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे किसी तरीके से। तो क्या करिएगा आप? नहीं सर उस दौरान सबसे पहले नहीं करेगा ऑफिस, पंचायत ऑफिस या कहीं आप जो ऑडिट करने जहाँ जाइएगा, उस दौरान सर सबसे पहले तो मैं ऑफिस से जो भी कागजात होंगे पहले देखूंगा कि मुझे किस चीज़ की कमी हुई है जिससे मैं असुविधा देख रहा हूँ। उसके बाद मैं जो भी कागजात होंगे 1 से 2 बार मैं रिमाइंड करूँगा जो भी उनके से संबंधित ऑफिसर हैं उनको। तत्पश्चात मुझे न मिलने के बाद जो उस
ऑफिस के कार्यालय के प्रधान होंगे उनको रिपोर्ट करूँगा। मुझे उम्मीद है कि वहाँ तक मुझे मिल जाएगा, और जब वहाँ पे भी नहीं मिल पाए तो फिर सर अपने से जो अधिकारी हैं मैं उनको ये सूचित करूँगा कि मुझे ये दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो आप कॉमर्स के भी स्टूडेंट हैं, जर्नल और लेजर, यस सर। क्या डिफरेंस है? मूलतः सर जो भी खर्च होते हैं और जितने भी तरह के खर्च होते हैं उनको एक जनरल एंट्री की जाती है, मतलब पूरे खर्चे का सर एक हिसाब रखा जाता है। और लेजर में हम सर एक विशेष मद होता है, उस हर एक मद में अलग अलग खर्चों को अनुपालन करते हैं, जिससे पता चलता है कि किस मद में खर्च करने की अधिक आवश्यकता है, किस मद में हमारे पास क्या प्रोग्रेस है पैसे का। बैलेंस शीट कैसे तैयार होता है? बैलेंस शीट में सर मूलतः एसेट्स और लायबिलिटी की एंट्री की जाती है, जिसमें ये देखा जाता है कि वर्तमान ईयर में जो हमारा वित्तीय वर्ष है इसमें हमारा बैलेंस शीट में हमारा एसेट्स बढ़ा है, हमारा लायबिलिटी बढ़ा है, ताकि आने वाले वर्षों में हम ये देख सकें कि हमारे एसेट्स में क्या बढ़ोतरी हुई है या लायबिलिटीज़ में हुई है, तो उसको सुधार के उपाय की जा सकते। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है? कॉस्ट अकाउंटिंग सर मैं पूरी तरह से रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, अगर आप बोलेंगे सर तो मैं परमिशन देंगे तो मैं बोल पाऊँगा। ठीक है, बोलिए। कॉस्ट अकाउंटिंग में बेसिकली हर आइटम बाय उसके कॉस्ट को देखा जाता है और उसमें कॉस्ट कटिंग करने की गुंजाइश होती है शायद। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है? सॉरी सर। ठीक। अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्ल्ड के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो आपके हिसाब से क्या है सबसे बड़ी समस्या वर्ल्ड की? मैं इसे 2-3 चीज़ों में देख पाऊँगा। पहला कि पूरा विश्व एक दूसरे के ग्रुप में बढ़ता हुआ दिख रहा है, जो हमारे भविष्य के लिए हानिकारक है। दूसरा कि इतनी तेज़ी से सब में पॉल्यूशन बढ़ती जा रही है कि जिसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग की समस्या दिखती जा रही है। और तीसरा मैम इसमें विषमताओं को अधिक देखने मिल रहा है, मतलब कोई देश बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुका है और कोई देश जो है बहुत ज़्यादा अविकसित रह चुका है, तो समरसता नहीं आ पा रही है। चलिए, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। आपका इंटरव्यू समाप्त होता है। थैंक एंड यू। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। ठीक है, आपका एक्सप्रेशन चाहे हर चीज़ जो जवाब देने के लहजा जो तरीका जो है यस एसेंस है सब बिल्कुल ठीक है। आपका इंटरव्यू तो आपका ठीक है। पूछे थे मैडम, पूछी थी क्या आपको किस से पूछा जाए, किस सब्जेक्ट से ऐसा कुछ पूछा? यस। तो उसमें थोड़ा सा तो आपको क्या जिनसे भी आप पूछ सके, मतलब इस टाइप से थोड़ा सा। तो मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था हाँ, तो फिर कि मतलब किसको बोलूं। सर जिससे मैं पूछा जाए उनमें। तो उसमें एक और भी चीज़ कर दीजिएगा कि मैं प्रयास करूंगा देने का। हाँ, मैंने पूछा जाए जनरल मैं कोशिश करूँ जिससे भी आप Yes. पूछ सके, मतलब आपका था मतलब लाइन। हाँ, मुझे नहीं ये समझ में आ रहा था कि एक्चुअली मैं कौन सा सब्जेक्ट बोलूं। सब्जेक्ट से नहीं बोलो, हाँ। बोलने की यही लाइन आप ठीक Sentence से बोल दीजिए एक बार, Sentence जिससे भी मैं में- पूछ सके। ये थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है ना, हाँ जिससे भी हाँ मैं पूछ सके। ठीक। मतलब इंटरव्यू बोर्ड किसी से तो पूछ सर क्या होना चाहिए इसका सही लाइन, पूरा कंप्लीट लाइन? सही कंप्लीट लाइन आप क्या जानते हैं? आप किसी से भी हर मैं सारा एस्पेक्ट में कॉमर्स ही पढ़ा है, ये बोल सकता हूँ सर। सारे एस्पेक्ट में मैं कंफर्ट हूँ। क्या ये बोल सकता हूँ सर कि ठीक है मैम, आप जिनसे भी पूछना चाहे पूछिए, हो सकता है कि मैं उसको आंसर देने की कोशिश करूँगा। हाँ, इस तरह से मैंने मैं कोशिश करूंगा आप दो मैं चीज़ बारे आंसर पूछ देने ली, दोनों चीज़ मैंने पढ़ा है। मैं कोशिश करूंगा जो जवाब देने, वैसे कोई दिक्कत नहीं है इससे। ठीक है सर। बाकी सब आपका सही आपका है। ठीक है, आपका गड़बड़ नहीं है, इंटरव्यू ठीक है, आप बोले सब कुछ ठीक है। तो एक लाइन हम जो आपका एक्सप्रेशन, विषय वस्तु का ज्ञान, प्रेजेंटेशन जो है ना सब आपका अच्छा है। अब मैं एक लाइन में कंक्लूड कर देती हूँ Yes. कि आपका सब कुछ बढ़िया है, बस इसी कॉन्फिडेंस को मेंटेन रखना है आपको। यस। इसी कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, आपका होगा। थैंक यू। कब है आपका?